सर जय हिंद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू साहब, आपने समय दिया। दरअसल एक तोफखाने से और तोफखाने के अग्निवीर से ही जुड़ा हुआ मुद्दा था, तो मुझे लगा साहब से मैं बातचीत करूं। सर, एक मुरली नाइक अग्निवीर 2024 में इंडियन आर्मी में आते हैं। 2025 में वो ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेते हैं और पुंछ के अंदर जो हैवी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से होती है और भारत की तरफ से जवाब दिया जाता है, वहां पर वो घायल होते हैं। उसके बाद वो शहीद हो जाते हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने एक याचिका दाखिल की और कहा कि आप, एक जो परमानेंट सोल्जर है वो शहीद हुआ है और एक अग्निवीर जो शहीद हुआ है, उसके बाद उसकी जो फैमिली को मिलने वाले बेनिफिट्स हैं उसके अंदर आप कैसे भेदभाव कर सकते हैं। दोनों की शहादत अलग अलग नहीं हो सकती है। अगर परमानेंट शहीद हुआ है तो वो उसकी शहादत और अग्निवीर की शहादत एक जैसी है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 जनवरी से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि आप रिप्लाई आप इस पे दाखिल करिए कि क्या आपका इस पे विचार है और क्यों आप ऐसा भेदभाव कर रहे हैं। कैसे आप इस पूरे मुद्दे को देखते हैं सर, और आने वाले वक्त में ऐसे कोर्ट में और मामले आने वाले हैं सर? बिल्कुल राजेश जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए शहीद चाहे वो अग्निवीर हो या कोई रेगुलर ट्रुप्स का सिपाही हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो जूनियर कमीशन ऑफिसर हो या एक ऑफिसर हो, शहीद में कोई कैटेगरी नहीं है। क्योंकि देखिए ये सरकार की पॉलिसी बहुत ही मैं कहता हूं कि डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी है कि एक जवान जो बॉर्डर पे या जो दुश्मन के सामने अपने प्राणों की आहुति दे देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अग्निवीर स्कीम में इन सैनिकों के साथ ये बहुत ही मैं तो कह रहा हूँ बड़ा कहते हैं प्रेजुडिस्ड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और आप ये देखिए, जब तक वो आर्मी एक्ट के तहत होता है या वो सेना में एनरोल्ड होता है, तब तक वो एक नॉर्मल जो हमारा सोल्जर है उसके बराबर है। सेना ने देखिए उसकी तनख्वाह में भी, उसके जो मतलब उसकी छुट्टी में भी ये डबल स्टैंडर्ड जो किए हैं, इससे जो अग्निवीर हैं उनके मोराल पे काफी फर्क पड़ा है। और सरकार को चाहिए कि देखिए आर्मी मोराल एक बहुत बड़ा बैटल विनिंग फैक्टर है या किसी भी ऑपरेशन को जीतने के लिए बड़ा फैक्टर है। उम्मीद हम करें कि ये जो पूरे मामले अब कोर्ट में पहुंच रहे हैं, इसके बाद एक सरकार की तरफ से कि चेंज, कम से कम आप अग्निवीर को जो बेनिफिट मिलने वाले हैं, चाहे उनकी सैलरी है, चाहे छुट्टी है, या फिर अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसकी फैमिली को एटलीस्ट कुछ वैसा ही दर्जा दिया जाए, वैसा ही दर्जा दिया जैसे जैसे परमानेंट सोल्जर की फैमिलीज को दिया जाता है। उम्मीद करें हम सर सरकार से कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल साहब, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये तो सरकार को पहले ही सोच लेना चाहिए था कि अगर इस तरह की, क्योंकि देखिए जो भी सैनिक जाता है तो कैजुअलिटीज होना लाजमी है किसी भी ऑपरेशंस पे। ये तो हो नहीं सकता कि साहब हमारी तरफ से कोई कैजुअलिटीज नहीं होंगी या दुश्मन की तरफ से कोई कैजुअलिटीज नहीं होंगी। लेकिन क्योंकि उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है इस देश के लिए, तो हमें भी चाहिए कि साहब उसके परिवार को, उसके और जो परिजन हैं उनके लिए कोई ऐसी एक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी हम छोड़ के जाएं जिससे उनको, उनके पेरेंट्स को लगे कि साहब हम असहाय नहीं हैं। दूसरी चीज, ये मोराल का बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप ये देखिए कोई मतलब कोई नेता या कोई और इस तरह का कोई मतलब शहीद होता है या कोई अपने प्राणों की आहुति देता है तो उसको हम शहीद का दर्जा दे देते हैं, करोड़ों रुपया उसको दे देते हैं। यहाँ भी आप देखिए अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो हम उसको एक्स ग्रेशिया पेमेंट कर रहे हैं, जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर या एंगेजमेंट के अंदर किया जाता है। तो ये मतलब सैनिक, यस उसका एंगेजमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत है, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर नहीं है या कॉन्ट्रेक्चुअल सोल्जर नहीं है, क्योंकि जब तक उसने वर्दी पहन रखी है वो देश की सेवा के लिए है। तो ये सरकार को चाहिए कि इस पे अमेंडमेंट लाए और सारे सैनिक जो लाइन ऑफ ड्यूटी में, क्योंकि आप देखिए एक नॉर्मल सोल्जर के लिए भी अगर वो कैजुअली पे या ड्यूटी पे छुट्टी पे भी
अगर उसकी मौत होती है तो जी, उसे ऑन ड्यूटी माना जाता है, क्योंकि सोल्जर इज नेवर यू सी ऑन लीव, ही इज ऑलवेज ऑन बिल्कुल। ड्यूटी। जी, बस एक एक दो सवाल मेरे और थे सर, जिनके बारे में मैं थोड़ा-थोड़ा चाहूँगा कि आप बताएँ। हाल ही में सरकार की तरफ से कहा गया कि हम अब 1 से 1.5 लाख अग्निवीरों की भर्ती करेंगे, क्योंकि 1,80,000 सैनिक कम हैं। क्या लगता है आपको कि इस फैसले से जो सैनिकों की कमी है तमाम रेजिमेंट के अंदर, वो पूरी हो जाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ इंडियन आर्मी कह रही है कि भई किसी भी हालत में किसी भी यूनिट बटालियन के अंदर 30% से ज्यादा अग्निवीर नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारा जो ढांचा है सब बिगड़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, इस स्कीम का काफ़ी लोगों ने विरोध किया है, और ख़ासकर वेटरन्स ने, क्योंकि वेटरन्स खुल के इस पे अपना जो व्यू है या बिल्कुल मत है सर। वो रख सकते हैं। क्योंकि अगर 30% से ज़्यादा, आपको याद होगा पहले जो एयर डिफेंस यूनिट्स होती थी वो टीए होती थी, जी, और फिर बाद में उनको रेगुलराइज किया गया, आर्टिलरी में ही आती थी वो। लेकिन जी, जब ये देखा गया कि भाई टीए में वो जो आपकी लॉयल्टी है या जो आपका जो एफिलिएशन है यूनिट के साथ, वो उतना नहीं बन पाता जितना एक रेगुलर ट्रुप के साथ होता है। तो सरकार को ये चाहिए कि साहब इनके अंदर जो एफिलिएशन की भावना है, जो उनके अंदर मतलब एक रेजिमेंटेशन की भावना है, वो उनको वो तभी जागृत होगी जब उसको लगेगा कि हाँ साहब, मैं भी इस रेजिमेंट या इस पलटन का हिस्सा हूँ। और 30 से ज्यादा परसेंटेज अगर होती है तो जी, यकीनन, क्योंकि ये एक परिपक्व सैनिक नहीं है, इनको अभी समय लगेगा एक बैटल हार्डन्ड सोल्जर बनने के लिए। जी। बस एक मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट्स मेरे पास आया एक अग्निवीर का। इन्होंने अपनी आईडी जो है नवोद्यान U40 के नाम से शायद इनका मेल है। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा-सा एक कमेंट्स कर दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जो अग्निवीर ऑफिसर्स के बड़ी हैं, या जो ऑफिस में डिटेल्ड हैं, या जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उन अग्निवीरों को ज्यादा मार्क्स दिए जा रहे हैं, और हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और पेट्रोलिंग भी जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के जो मार्क्स हैं वो बहुत कम है, और हमें टोटली साइडलाइन कर दिया जा रहा है। तो इससे हम कैसे देख सकते हैं? क्या ये बहुत गंभीर चीजें हैं, और क्या वाकई में जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है, या उसको एक तवज्जो दी जाएगी? अगर आपने हाँ, अग्निवीर बनना है, अगर आप बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप परमानेंट हैं। आप बेशक कितने अच्छे शूटर हो, फिजिकली कितने अच्छे फिट हो, आपके नंबर कम पड़ जाएंगे स्पोर्ट्स के आगे। कैसे आप देख रहे हैं सर? अब देखिए, अग्निवीर के अंदर टैलेंट काफी अच्छा आ रहा है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि जब जॉब सिक्योरिटी पे कोई सवालिया निशान लगता है, तो जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनका रुझान बीएसएफ, सीआरपीएफ या इस तरह के जी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या सीएपीएफ हैं, उनकी तरफ उनका रुझान ज्यादा हो गया है। तो ये देखते हुए भारतीय सेना को मतलब इस पे चिंता और चिंतन दोनों करने पड़ेंगे, क्योंकि आप देखिए उधर जो गुरखाज आते थे नेपाल से, उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है कि साहब हम जी, अग्निवीर स्कीम में नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा वॉइड भारतीय सेना के लिए हो जाएगा। और आप ये देखिए उनके जो इक्विपमेंट है, क्लोथिंग है, या उनके जो अलाउंसेस हैं, वो भी एट पार नहीं है विद ए रेगुलर सोल्जर। तो जी, ये इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखिए, स्पोर्ट्स में अगर कोई बंदा है तो यकीनन वो सोल्जरिंग में उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर आप मतलब बिल्कुल, ये अभी जो जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, उनको देखें तो वो उनको पूरा तवज्जो दी जाती है। आपको भी पता है सेंटर्स में स्पोर्ट्स बिल्कुल सर। कंपनीज होती हैं, तो उनको अगर हमें स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है तो उनको वहां रियायतें देनी पड़ेंगी और उनको एट पार लाना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखिए, जैसे स्पोर्ट्स में जितने भी इंडिया में मेडल लाए गए हैं, वो सब उन परिवारों से बच्चे आते हैं जिनके लिए जीवन यापन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। करेक्ट सर। धनाढ़ लोग बहुत ज्यादा मेडल नहीं ला पाए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें टैलेंट या मेरिट की मतलब सम्मान करना चाहिए। हमें मतलब उसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, सोल्जरिंग और स्पोर्ट्स को थोड़ा-सा अगर डिफरेंस करके रखेंगे, तो जी, वो भारत के लिए और इंडियन आर्मी के लिए फ़ायदा होगा आने वाले वक़्त में। जी, लेकिन थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर थैंक विनोद दत्ता सर, आप आए, इस मुद्दे पे बात रखी आपने। थैंक यू साहब, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू, यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।